हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मज़े में होंगे। और ठंड का महीना आ गया है, रजाई में घुसकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉफिक जीन्स और लेथल जीन्स, ये सब जो है हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और अब नंबर डी हेडिंग आती है मल्टीपल एलिलिज, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुगुण युग्म विकल्पीवाद। ठीक, तो मल्टीपल एलिलिज्म को हम लोग मनुष्य के रुधिर वर्ग से समझ सकते हैं। ठीक, गहरी चोट लगने, जल जाने और लंबी बीमारी के कारण मनुष्यों में ब्लड की अत्यधिक कमी के कारण उनकी मृत्यु हो सकती है। पहले या प्राचीन वैज्ञानिक जो थे वह स्वस्थ मनुष्य और स्वस्थ जंतुओं के ब्लड को रोगियों को चढ़ाकर उन्हें बचाने का प्रयास करते थे, लेकिन उनमें से कुछ रोगी बच जाते थे और अधिकांश रोगियों के लिए यह घातक सिद्ध होता था। घातक सिद्ध होने का मतलब है कि कुछ रोगी तो बच जाते थे, ठीक हो जाते थे, लेकिन कुछ रोगी जो होते थे उनका ब्लड चढ़ाने से उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो वैज्ञानिक इसी कारण का पता लगाने के लिए कि आखिर क्यों जो है मनुष्य में ब्लड को चढ़ाने से अधिकांश मनुष्यों की मृत्यु क्यों हो जा रही है, इसकी खोज कर रहे थे वैज्ञानिक। ठीक, उसके बाद 1900 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया कि सभी मनुष्य का ब्लड जो होता है वह एक समान नहीं होता है। ठीक, और एक बात जान लीजिए, कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, जब कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया कि सभी मनुष्यों का ब्लड एक समान नहीं होता है और उन्होंने बताया कि ब्लड डोनेट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सफलता के लिए डोनर यानी दाता यानी जो ब्लड दे रहा है, ठीक, और रिसीवर यानी ग्राही यानी जो ब्लड को ले रहा है यानी रोगी। ठीक, दाता का ब्लड और रोगी का ब्लड। ठीक, दाता का ब्लड जिस रोगी को दिया जा रहा है उस रोगी का ब्लड और दाता का ब्लड दोनों का ब्लड समान होना चाहिए। अन्यथा अगर दोनों का ब्लड समान नहीं है और उनको रोगी को ब्लड डोनेट या ब्लड चढ़ा दिया जाए तो डोनर यानी देने वाला यानी दाता का ब्लड जो होता है वह रोगी के ब्लड में मिलते ही वह क्लम्पिंग कर जाएगा। क्लम्पिंग कहने का मतलब दाता का ब्लड रोगी के ब्लड में परस्पर बड़े बड़े समूहों में चिपकने लगेंगे और इससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। ठीक, तो अब प्रश्न आता है कि ब्लड डोनेट यानी रुधिर आदान क्या होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड दूसरे मनुष्य को चढ़ाने की प्रक्रिया को ब्लड डोनेट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर रुधिर आदान कहते हैं। ठीक, और एक शब्द आता है अभिश्लेषण या फिर उसे इंग्लिश में क्लम्पिंग कहते हैं या फिर एग्लूटिनोजेंस कहते हैं। ठीक, ये अभिश्लेषण या फिर क्लम्पिंग या फिर एग्लूटिनोजन क्या है? जब डोनर यानी दाता का ब्लड रोगी के ब्लड दोनों का ब्लड समान नहीं रहेगा और दाता का ब्लड रोगी के ब्लड को चढ़ा दिया जाएगा तो दाता का ब्लड जो है रोगी के ब्लड में पहुंचते ही वह
बड़े बड़े समूहों में चिपकने लगेगा और इस चिपकने की प्रक्रिया को अभिश्लेषण या फिर क्लम्पिंग या फिर एग्लूटिनोजेंस कहते हैं। ओके। और कार्लैंड स्टीनर ने यह भी पता लगाया कि मानव के आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका कला में और प्लाज्मा में अभिश्लेषण या क्लम्पिंग संबंधित प्रोटीन पदार्थ या चिपकने वाले पदार्थ होते हैं। ठीक। आरबीसी के कला में उपस्थित ऐसे पदार्थ को एंटीजेंस या प्रतिजन या फिर एग्लूटिनोजेंस कहते हैं। ओके। और प्लाज्मा में उपस्थित पदार्थों को एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। ओके। एंटीजेंस जो होते हैं वह दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, ए और बी। ओके। और एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, ए एंटी और ए एंटी या स्मॉल एंटीबॉडी। ठीक। और बी एंटी या स्मॉल बी एंटीबॉडी। ओके। ए एंटीजन स्मॉल ए एंटीबॉडी की उपस्थिति में अधिक स्टिकी या चिपकने वाले होते हैं और बी एंटीजन स्मॉल वी एंटीबॉडी की उपस्थिति में अधिक चिपकने वाले होते हैं। इसको जो है हम लोग अभी व्हाइट बोर्ड पर समझेंगे अच्छे से। ओके। हालांकि बताने से और व्हाइट बोर्ड पर बताने से डिफरेंट होता है, इसी कारण आरबीसी का क्लम्पिंग हो जाता है। इसे हम डाक टिकट के उदाहरण के द्वारा अच्छे से या सुगमता पूर्वक समझ सकते हैं। यदि डाक टिकट पर लगे गोंद को हम एंटीजन मान ले तो जल जिससे भिगोने पर ही यह टिकट चिपकेगा तो जल जो है उसका एंटीबॉडी हुआ। ओके। अब यदि डाक टिकट पर ऐसा गोंद लगा हो जो जल में ना घुलता हो तो पेट्रोल, स्प्रिट, केरोसिन आदि जो घोलक के रूप में काम में लाया जाएगा वही उसका एंटीबॉडी होगा। ओके। तो आइए अब जो है व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके। तो फाइनली हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पर आ गए हैं और हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि कार्लैंड स्टीनर ने यह भी बताया कि आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अभिश्लेषण या क्लम्पिंग से संबंधित या चिपकने वाले प्रोटीन पदार्थ होते हैं। ठीक। आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में ऐसे पदार्थ को एंटीजन कहते हैं। ठीक। देखिए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो चिपकने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें एंटीजन या फिर एग्लूटिनोजेंस कहते हैं। ठीक। और प्लाज्मा में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उन्हें एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन कहते हैं। ठीक। लाल रुधिराणुओं के सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा में चिपकने वाले पदार्थ उपस्थित होते हैं। ठीक। आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित ऐसे पदार्थों को एंटीजन कहते हैं और प्लाज्मा में उपस्थित ऐसे पदार्थों को एंटीबॉडी कहते हैं। ओके। इतना तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर आता है एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। हम बता चुके हैं अभी जस्ट, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, दोबारा बता दे रहे हैं। देखिए एंटीजन दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ओके। और एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, एंटी ए या फिर स्मॉल ए और एंटी बी या स्मॉल बी। ओके। यहाँ तक बात क्लियर है। एंटीजन ए। ठीक। एंटीजन ए में स्मॉल ए एंटीबॉडी की उपस्थिति में अत्यधिक चिपकने वाले होते हैं। ठीक। अगर एंटीजन ए में स्मॉल
ए एंटीबॉडी होगा तो वह अत्यधिक चिपकने वाला होगा। उसी प्रकार एंटीजन बी में भी होता है। अगर एंटीजन बी में स्मॉल एंटीबॉडी बी रहेगा तो यह भी अत्यधिक चिपकने वाले होंगे। ओके, देखिए यहाँ पर एंटीजन बी स्मॉल बी एंटीबॉडी की उपस्थिति में अत्यधिक चिपकने वाले होते हैं। ठीक, उसके बाद फिर देखिए रुधिर वर्ग देख लीजिए, कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं और किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है और कौन सा एंटीबॉडी होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर रुधिर वर्ग ए नंबर 1 है ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए पाए जाते हैं और एंटीबॉडी जो होते हैं एंटी बी या स्मॉल बी या फिर अल्फा एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक, किसमें? ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कैपिटल ए और एंटीबॉडी जो होता है वह स्मॉल बी एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक, देखिए एंटीबॉडी में एंटी बी लिखा हुआ है, स्मॉल बी लिखा हुआ और अल्फा लिखा हुआ है। तो एंटीबॉडी में मतलब ए ब्लड ग्रुप में अगर एंटीबॉडी इन तीनों नामों में से किसी भी नाम से आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ओ हम तो स्मॉल बी एंटीबॉडी पढ़े थे, ये तो कैपिटल बी दे दिया है कि लगता है ए ब्लड ग्रुप का नहीं है। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन या फिर ऑप्शन में तीनों नामों में से किसी भी नाम से आ सकते हैं। ठीक, एंटी बी भी लिख सकता है कि मतलब ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो एंटी कैपिटल बी भी लिख सकता है और एंटीबॉडी एंटीबॉडी स्मॉल बी लिख सकता है या फिर एंटीबॉडी अल्फा लिख सकता है। तीनों में से कोई भी नाम लिख सकता है। आपको तीनों नाम जानना है और जानते रहिएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी नाम से आए तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो क्या पता चले कि आप ए ब्लड ग्रुप में स्मॉल बी एंटीबॉडी पढ़े हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए अल्फ़ा के नाम से, तब कहेंगे कि यार एक ब्लड ग्रुप ए में तो बी एंटीबॉडी होता है, अल्फ़ा एंटीबॉडी नहीं होता है। तो गलत टिक मत मारिएगा। ठीक, क्योंकि तीनों नाम आप जानते रहेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, उसके बाद फिर देखिए रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप बी। ठीक, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन कौन से होते हैं? बी एंटीजन होते हैं, कैपिटल बी एंटीजन। ओके, और ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी जो होते हैं एंटी कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए एंटीबॉडी या फिर बीटा एंटीबॉडी होते हैं। ठीक, इसके बाद फिर देखिए नंबर 3 है ए बी ब्लड ग्रुप में ए तथा बी एंटीबॉडी दोनों होते हैं। ओके, और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और नंबर 4 है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी जो होते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। ओके, इसको नोट करके रखिएगा। इसीलिए जो है इसमें ओ ग्रुप में एंटीजन नहीं होते हैं, इसीलिए यह ओ ग्रुप जो है सर्वदाता कहलाता है। ठीक, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वह सभी को अपना ब्लड दे सकता है। इसीलिए दे सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते हैं। अगर एंटीजन होता तो ये सबको नहीं दे सकता। जो इनके ब्लड ग्रुप के समान ब्लड ग्रुप वाला होता उसी को देते हैं। ठीक, तो ये नोट करके रखिएगा कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वह सर्वदाता होता है, मतलब वह सबको दे सकता है अपना ब्लड। जो होता है जो भी मनुष्य ओ ब्लड ग्रुप का है वह सभी को अपना ब्लड दे सकता है, क्योंकि
उसमें एंटीजन नहीं होते हैं, यानी चिपकने वाले पदार्थ नहीं होते हैं। तो और जब चिपकने वाले पदार्थ नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो मनुष्य अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। ठीक। और उसी प्रकार ये जो होता है ब्लड ग्रुप ए बी, यह सर्वग्राही होता है। मतलब इसको भैया कोई भी ब्लड ग्रुप दो, कोई भी, चाहे ब्लड ग्रुप ए ला कर दो, चाहे ब्लड ग्रुप बी ला करके दो, चाहे ब्लड ग्रुप ओ ला करके दो, सबको ग्रहण करता है। यानी ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वह सर्वग्राही होता है, और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वह सर्वदाता होता है। ठीक। अब ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं। ठीक। एंटीबॉडी ना होने के कारण जो होता है यह सर्वग्राही होता है, मतलब सभी को ले सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी भी तो चिपकने वाले पदार्थ होते हैं ना। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ना होने के कारण यह सभी का ब्लड ले सकता है। मतलब ब्लड ग्रुप ए वाले मनुष्य का भी ब्लड ले सकता है, बी वाले का भी ले सकता है, और ओ वाले का भी ले सकता है। ठीक। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वह सर्वग्राही होता है। मतलब सर्वग्राही का मतलब सभी ब्लड को ले सकता है। और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वह सर्वदाता होता है, कि यह ओ ग्रुप के जो मनुष्य होते हैं वो सभी लोगों को, मतलब जिन मनुष्य को ब्लड की आवश्यकता होती है उन्हें वह आसानी से अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक। उसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है रुधिर वर्गों की वंशागति। ओके। एक साइंटिस्ट थे बर्नस्टीन ने 1924 से 1925 ईस्वी में यह पता लगाया कि एबीओ ब्लड ग्रुप मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण होता है। यह संतानों में मेंडल के नियम के अनुसार माता पिता से प्राप्त जीन्स के आधार पर विकसित होते हैं। इसकी वंशागति 2 के बजाय 3 तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स अर्थात एलील्स, ठीक, एलील्स पर निर्भर करते हैं। इसलिए इस वंशागति को बहुगुण एलीलवाद या फिर मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। ओके। क्योंकि एलील्स समजात गुणसूत्रों पर समान व निश्चित स्थान पर ही स्थित होते हैं, अतः एक व्यक्ति में 2 एलील्स ही हो सकते हैं, परंतु पॉपुलेशन के जीन पूल में 3 एलील्स होते हैं। अतः एलीलवाद का संबंध पॉपुलेशन जेनेटिक्स से होता है। संतान के लाल रुधिराणुओं या फिर आरबीसी में एंटीजन बनेगा या नहीं बनेगा, और एंटीजन बनेगा तो कैसा एंटीजन बनेगा, यही जीन्स जो है इसका निर्धारण करते हैं। ओके। जैसे कि संतान में एंटीजन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और एंटीजन बनेंगे भी तो कैसे एंटीजन बनेंगे, इसी का निर्धारण जो होता है ये जीन्स करते हैं। कौन से जीन्स करते हैं, देखिए यहाँ पर। अरे जीन्स मतलब पहनने वाला जीन्स मत समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आई, ठीक, कैपिटल आई, इस आई ए जीन्स जो होते हैं वह एंटीजन ए का संश्लेषण करते हैं। ओके। इसको यहाँ पर एकदम कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, तभी जो है आगे का समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर आई ए जीन एंटीजन ए का संश्लेषण करता है। ठीक। कौन जीन, आई ए जीन एंटीजन ए का संश्लेषण करता है, और आई वी जीन एंटीजन बी का संश्लेषण करता है। ठीक। और आई ओ जीन जो होता है इसमें एंटीजन नहीं होते हैं, या फिर यह एंटीजन को नहीं दर्शाता है। ओके। ऐसे कह सकते हैं कि आईओ जीन्स में
एंटीजन की अनुपस्थिति होती है। उसके बाद फिर आगे देखिए, जीन आई ए और आई बी जीन जो होते हैं वह आई ओ जीन के लिए डोमिनेंस होते हैं। ठीक, आई ए जीन और आई बी जीन जो होते हैं वह आई ओ के लिए डोमिनेंस होते हैं। मतलब कि आई ओ जीन जो होता है वह रेसेसिव होता है। मतलब आई ओ जीन जो होता है वह रेसेसिव होता है और आई ए और आई बी आई ए और आई बी जीन डोमिनेंस होते हैं। मतलब ये आई ए और आई बी आई ओ जीन्स को दबा देते हैं। ठीक, लेकिन आई ए और आई बी जीन जो होते हैं वह एक दूसरे को दबाते नहीं, यानी एक दूसरे से डोमिनेंस नहीं होते हैं, ये दोनों को डोमिनेंस होते हैं। मतलब कि भैया तुम भी डेवलप करो हम भी डेवलप करें, हम दोनों किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक, आई ए और आई बी जीन जो होते हैं यह परस्पर मतलब आपस में डोमिनेंस होते हैं, को डोमिनेंस होते हैं। और आई ए और आई बी जीन जो होते हैं वह आई ओ जीन के लिए डोमिनेंस होते हैं। मतलब ये आई ए और आई बी जीन दोनों जो है आई ओ जीन को दबा देते हैं। लेकिन अगर बात करें आई ए और आई बी जीन जो होते हैं ये दोनों आपस में क्यों नहीं दबते हैं, यानी इनमें दोनों में कोई रेसेसिव डोमिनेंस नहीं होता। किसमें? आई ए और आई बी जीन में ये दोनों को डोमिनेंस होते हैं। साफ प्रभाविता का नियम पढ़े हैं ना आप लोग पिछले लेक्चरों में, तो वही है कि आई ए और आई बी जीन ये दोनों कोई डोमिनेंस प्रभावी नहीं होता है, दोनों को डोमिनेंस होते हैं। मतलब तुम भी डेवलप करो हम भी डेवलप करें, लेकिन आई ए और आई बी जीन जो होते हैं वह आई ओ जीन के लिए डोमिनेंस होते हैं। मतलब दोनों जीन जो है आई ओ जीन को दबा सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर देखिए, कोई भी व्यक्ति इन तीनों जीन्स में से किसी दो को प्राप्त कर सकता है। मतलब एक मनुष्य है तो वह तीनों जीन्स में से किसी दो जीन्स को प्राप्त कर सकता है। मतलब आई ए जीन, आई बी जीन और आई ओ जीन है, तो इनमें से किन्हीं दो जीनों को वह प्राप्त कर सकता है। एक जीन उसके अंदर नहीं होगा, कोई भी ना हो। अगर आई ए आई बी जीन है तो आई ओ जीन नहीं होगा, अगर आई ओ और आई बी जीन है तो आई ए जीन नहीं होगा। यही बात है कि एक मनुष्य के अंदर दो जीन ही हो सकते हैं। मतलब वह दो जीन प्राप्त कर सकता है, एक जीन को नहीं प्राप्त कर सकता। ओके, उसके बाद फिर आता है ब्लड ग्रुप में। देख लीजिए ए ब्लड ग्रुप के लिए कौन कौन से जीन हैं और बी ब्लड ग्रुप के लिए कौन कौन से जीन हैं और ओ ब्लड ग्रुप के लिए कौन कौन से जीन हैं और ए बी ब्लड ग्रुप के लिए कौन कौन से जीन हैं। देखिए यहाँ पर लाइट से अगर जो है व्हाइट बोर्ड चमक रहा होगा तो भी हम बता दे रहे हैं, अगर दिक्कत हो रही होगी लिखने में तो हम बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप में कौन कौन से जीन हो सकते हैं। देखिए आई ए जीन हो सकते हैं या फिर आई ए आई ओ जीन हो सकते हैं। ओ जीन का रहना भी कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर काहे कि ओ जीन्स जो होता है वह रेसेसिव होता है, आई ए जीन जो है ओ जीन्स को दबा देगा। ओके, उसके बाद फिर ब्लड ग्रुप बी में देखिए, ब्लड ग्रुप बी में कौन कौन से जीन होते हैं, आई बी जीन आई बी जीन या फिर आई बी आई ओ जीन हो सकते हैं। ठीक, ब्लड ग्रुप बी में आई बी जीन या आई बी आई ओ जीन हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर ब्लड ग्रुप ए बी में देखिए, ब्लड ग्रुप ए बी में आई ए जीन और आई बी जीन दोनों होते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर
ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों जीन हैं, आई ए का भी जीन है, आई बी का भी जीन है। ये दोनों आपस में मतलब रेसेसिव डोमिनेंस नहीं है ना, ये दोनों साथ साथ डेवलप कर रहे हैं, यानी साथ साथ क्या बोलते हैं, ग्रो कर रहे हैं। अगर इसमें वो ग्रुप आता ना तो इन दोनों जीनों में से कोई जीन उसको दबा देता, फिर भी वो है नहीं इसमें, ठीक। तो ए बी ब्लड ग्रुप के लिए कौन से जीन है, आई ए और आई बी, ओके। और ओ ब्लड ग्रुप के लिए कौन से जीन है, आई ओ जीन, ओके। उसके बाद फिर आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कुछ ब्लड ग्रुप के उदाहरण को, ओके। देखिए, तो आइए देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, माता का रुधिर वर्ग ए है और पिता का रुधिर वर्ग बी है, ठीक। तो जब माता का एग्स यानी अंडाणु और पिता का स्पर्म यानी शुक्राणु दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो उनके बाद संतान कौन से प्राप्त होंगे, उसे आइए हम लोग इस मतलब फिगर के माध्यम से देखते हैं। पास में ट्रैक्टर चल रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, आप हमारे आवाज़ यानी वॉइस को ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट होकर के हमारी तरफ कंसंट्रेशन करिए अपना, ओके। देखिए, जो जीरो बनाकर गोल आकार बनाकर उसके नीचे प्लस बना दिया जाता है, उसे फीमेल इंडिकेशन कहते हैं, ठीक। उससे फीमेल का इंडिकेशन होता है। और दूसरा है, अगर ऐसे गोला बनाकर उसके ऊपर तीर का निशान बना दें, उससे मेल का इंडिकेशन होता है, यानी पुरुष। माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक। माता का ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप ए में कौन से जीन होते हैं, ए जीन होते हैं, और आई ए और आई ओ जीन होते हैं। तो पहले आई ए जीन को लेते हैं, ठीक। और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, और ब्लड ग्रुप बी के जीन्स कौन कौन से होते हैं, आई बी और आई ओ जीन होते हैं। तो हम पहले लेते हैं आई बी जीन को, ठीक। देखिए यहाँ पर, देखिए, माता का ब्लड ग्रुप आई ए, ठीक। पिता का ब्लड ग्रुप आई बी और आई ए जीन्स आपस में जुड़ेंगे तो आई बी जीन बनेंगे, ठीक। उसके बाद फिर ए आई बी इस आई ए जीन से जुड़ेगा तो फिर बनेगा आई बी जीन, ओके। उसके बाद फिर ए आई बी इस आई ए जीन से जुड़ेगा तो बनेगा क्या, आई बी, और फिर ए आई बी इस आई बी से जुड़ेगा तो आई बी बनेगा, ठीक। गैमेट बन गया। अब देखिए, इसमें जो है आई बी जीन उपस्थित है। आई बी जीन किसमें उपस्थित है, ए बी ब्लड ग्रुप में। तो ए बी ब्लड ग्रुप में आई बी जीन उपस्थित है। तो सब के सब जो हैं आई बी जीन है। तो संतान कौन से प्राप्त होंगे, संतान प्राप्त होंगे सभी के सभी ए बी वर्ग के संतान प्राप्त होंगे, ओके। क्योंकि देखिए, जब माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप बी हो और दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन हो तो उनसे संतान जो प्राप्त होंगे वह सभी के सभी ए बी ब्लड ग्रुप के होंगे, ओके। समझ में आ गया। उसके बाद फिर अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बार बता दिए हैं फीमेल और मेल को, तो हर जगह जो है मेल फीमेल नहीं लिखे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ओके। तो फिर देखिए यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर भी जो है माता का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीन आई ए लिया गया, ठीक। और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो यह जो है
आईबी जीन जो है यहाँ पर प्रयोग कर चुके हैं हम लोग एक फिगर में, तो उसको नहीं प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिता का जीन जो है आईबी और आईओ लेते हैं, ठीक। तो देखिए माता का जीन आईए, ठीक, और पिता का जीन आईबी आईओ, यही है, ठीक, इसी को लिया गया है। अब माता का जीन्स आईए, पिता का जीन्स आईबी आईओ है, ठीक। आईओ तो रेसिव है, जानते ही हैं आप, आईबी जो है इसको दबा देगा, ठीक। अब दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होगा तो उनसे संतान क्या प्राप्त होंगे, मतलब ये जीन के आधार पर ही डिसाइड होता है कि एक माता पिता के संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो कौन से संतान होंगे, ये डिसाइड करता है, ठीक। कौन, जीन डिसाइड करते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर आईबी आईए के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आईए आईबी, ठीक। उसके बाद फिर आईबी आईए के साथ जुड़ेगा, आईए आईबी। उसके बाद देखिए आईओ जीन जो है आईए के साथ जुड़ेगा तो आईए आईओ बनेगा। फिर आईओ जीन आईए के साथ जुड़ेगा, आईए आईओ बनेगा, ठीक। अब देखिए आईए आईबी जीन किस ब्लड ग्रुप में उपस्थित हैं, तो यहाँ पर देखिए आईए आईबी, यानी आईए आईबी जीन जो होते हैं वह किसके जीन हैं, ब्लड ग्रुप ए बी के जीन हैं। और आईए आईओ जीन किस ब्लड ग्रुप के जीन हैं, ब्लड ग्रुप ए के जीन हैं, ठीक। ब्लड ग्रुप ए के जीन हैं, कौन, आईए आईओ जीन, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ठीक। अब देखिए इसमें कितने जीन आई ए और आई ओ के हैं, तो एक ए है एक ए है, ठीक। दो जीन जो हैं आई ए आई ओ के हैं, तो आई ए आई ओ जीन से आई ए आई ओ जीन किस में होता है, ब्लड ग्रुप ए में होता है, ठीक। यानी आधे संतान जो होंगे वह ए ग्रुप के होंगे और एक दो जो हैं ए बी ब्लड ग्रुप के जीन हैं, तो आधे संतान जो होंगे ए बी ब्लड ग्रुप के होंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर आधे संतान ए बी और आधे संतान ए ब्लड ग्रुप के होंगे। जब एक माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप बी हो और उनका जीन जो होता है, जीन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का डिसाइड होता है कि मतलब संतान किस ब्लड ग्रुप का होगा। तो यहाँ पर जो है जीन, संतान के अंदर माता का जीन आई ए जाता है और पिता का जीन जो है आई बी आई ओ जाता है। तब संतान जो उत्पन्न होते हैं आधे ए बी ब्लड ग्रुप के होते हैं और आधे ए ग्रुप के होते हैं। नहीं समझ में आया, देखिए जब एक माता का जीन आई ए और एक पिता का जीन आई बी आई ओ हो तो उनसे उत्पन्न होने वाले संतान जो होंगे आधे ए बी ग्रुप के होंगे और आधे ए ग्रुप के होंगे, ठीक। ए ग्रुप मतलब ए ब्लड ग्रुप, ओके। इसके बाद फिर आगे देखिए नंबर सी में देखिए, अब माता के ब्लड ग्रुप ए का आई ए और आई ओ जीन को लिया जाता है, ओके, और पिता का आई बी जीन को लिया जाता है। अब माता का आई ए और आई ओ जीन, पिता का आई बी जीन, ठीक। इसमें जो है माता और पिता से जो संतान उत्पन्न होंगे कौन से ब्लड ग्रुप के होंगे, आइए हम लोग जांच करते हैं।
देखिए माता का जीन आई ए आई ओ, ठीक। माता का जीन IA और IO है और पिता का जीन IB है। अब दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब माता और पिता से जो संतान उत्पन्न होंगे उन्हें देखिए किस ब्लड ग्रुप के संतान उत्पन्न होंगे। देखिए IB और IA के साथ जुड़ेगा तो IA IB, ओके। अब फिर IB IO के साथ जुड़ेगा IB IO, फिर IB IA के साथ जुड़ेगा तो IA IB, फिर IB IO के साथ जुड़ेगा IB IO, ओके। इतने मतलब अब देखिए जो है ये जीन्स किस ब्लड ग्रुप में पाए जा रहे हैं। IA IB जीन किस ब्लड ग्रुप में है? AB ब्लड ग्रुप में। और इस पूरे मतलब फिगर में IB जीन कितने हैं? एक IB जीन और एक AIB जीन, 2 IB जीन, ठीक। यानी इसका मतलब है कि आधे जो होंगे AB ब्लड ग्रुप के होंगे, ठीक। उसके बाद IB और IO जीन किस में है? B ब्लड ग्रुप में। देखिए यहाँ पर IB और IO जीन, तो IB IO जीन कितने इसमें? 1 2, तो आधे जो होंगे B ब्लड ग्रुप के होंगे। मतलब जब माता का जीन IA हो और पिता का जीन IB हो तो उनसे जो संतान उत्पन्न होंगे आधे संतान AB ब्लड ग्रुप के होंगे और आधे संतान B ब्लड ग्रुप के होंगे, ओके। इतना समझ में आया आपको? उसके बाद फिर आगे देखिए नंबर डी फिगर में देखिए इसमें क्या है? माता का जीन IA IO है और पिता का जीन भी IB IO है। अब IB जीन IA के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? IA IB, और IB जीन IO के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? IB IO, ठीक। फिर IO जीन IA के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? IAO जीन, सॉरी IA IO जीन। फिर IO जीन के साथ जुड़ेगा तो IO जीन बनेगा, ठीक। अब माता का जीन IA IO हो और पिता का जीन IO हो तो उनसे उत्पन्न होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इसमें देखिए जीन तो बन गया, अभी जस्ट बताएं। तो अब पता करना है इन चारों जीनों में से कौन सा जीन किस ब्लड ग्रुप का है। तो IAIB जीन जो है किस ब्लड ग्रुप का है? AB ब्लड ग्रुप का, तो AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद IB IO जीन किस ब्लड ग्रुप का है? B ग्रुप का, ठीक। B ब्लड ग्रुप का IB IO जीन है, ठीक। तो ये जो होगा बी ब्लड ग्रुप का हो जाएगा। इतने हैं IB और IO जीन, एक ही है तो एक ब्लड ग्रुप B का हो जाएगा, ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए IAIO जीन किस ब्लड ग्रुप में है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर IAIO जीन यानी ब्लड ग्रुप A में IA और IO जीन होता है, उपस्थित होता है, तो ब्लड ग्रुप A, यहाँ पर ब्लड ग्रुप A बनेगा, ठीक। संतान जो बनेंगे ब्लड ग्रुप A के संतान बनेंगे। उसके बाद फिर देखिए IO जीन, IO और IO जीन किस में उपस्थित हैं? ब्लड ग्रुप O में IO जीन उपस्थित है। अब हम लोग कह सकते हैं कि एक जीन जो है AB ब्लड ग्रुप का है और एक जीन
बी ब्लड ग्रुप का है और एक जीन ए ब्लड ग्रुप का है और एक जीन आई सॉरी ओ ब्लड ग्रुप का है, तो हम कहेंगे कि जब एक माता का जीन आई ए आई ओ हो और पिता का जीन आई बी आई ओ हो, तो उनसे उत्पन्न होने वाले संतान, जीन बोल रहे हैं, गैमेट नहीं बोल रहे हैं, ठीक। जीन में माता के अंदर से आई ए जीन भी जा सकता है या फिर आई ए आई ओ जीन भी जा सकता है, दोनों में से कोई जीन जा सकता है संतान में, ओके। और पिता में आई बी जीन जा सकता है और आई ओ जीन जा सकता है, दोनों में से कोई भी जीन उस पिता से संतान में जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पर सबका जो है एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया जा रहा है कि मतलब अगर ब्लड ग्रुप ए का आई ए जीन अपने उसके संतान में जाएगा और ब्लड ग्रुप बी का आई बी जीन संतान में जाएगा, तो किस ब्लड ग्रुप का संतान उत्पन्न होगा, ठीक। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो डिसाइड जो है भाई प्रकृति नेचर करेगी कि मतलब माता के ब्लड ग्रुप ए से कौन सा जीन, माता के ब्लड ग्रुप ए से कौन सा जीन उनके संतान में जाएगा, आई ए जाएगा कि आई ए आई ओ जीन जाएगा। और वैसे ही ब्लड ग्रुप बी यानी पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसमें ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कौन सा जीन उनके संतान के अंदर जाएगा, आई बी बी या फिर आई बी ओ जीन, दोनों में से कोई जीन उनके संतान के अंदर जा सकता है, ठीक। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बराबर संख्या में चारों रुधिर वर्ग के संतान उत्पन्न होंगे। जब माता का जीन आई ए और आई ओ हो और पिता का जीन आई बी आई ओ हो, तो उनसे उत्पन्न होने वाले संतान चारों ब्लड ग्रुप के संतान बराबर संख्या में उत्पन्न होंगे, ओके। आप देख सकते हैं फिगर में कि एक जीन जो है ए बी ब्लड ग्रुप का है, तो एक संतान ए बी ब्लड ग्रुप का उत्पन्न होगा और एक जीन जो है ए बी ब्लड ग्रुप का है, तो एक संतान बी ब्लड ग्रुप का उत्पन्न होगा और एक है ए ब्लड ग्रुप का जीन, तो एक संतान ए ब्लड ग्रुप का उत्पन्न होगा और एक है ओ ब्लड ग्रुप का जीन, तो एक संतान ओ ब्लड ग्रुप का उत्पन्न होगा, ओके। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप ए हो, अगर मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप ए बी और पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो, तब उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन से किस ब्लड ग्रुप के संतान उत्पन्न होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जांच करने की कोशिश करते हैं कि मतलब एक माता और पिता से संतान में कौन से ब्लड ग्रुप होंगे। तो देखिए माता का ब्लड ग्रुप है, माता का जीन जो है आई ए आई बी जीन है, ओके। आई ए आई बी जीन किस में उपस्थित होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी में, ठीक। और पिता का जीन जो है आई ओ है। अब इन दोनों के बीच में देखिए, अब इन दोनों जीनों को मिलाएंगे या फिर जोड़ेंगे। देखिए आई ओ जीन, पिता का आई ओ जीन और माता का आई ए जीन आपस में जुड़ेंगे तो कौन सा जीन बनेगा, आई ए आई ओ, ठीक। उसके बाद फिर आई ओ आई बी जीन जुड़ेगा, आई बी, उसके बाद फिर आई ओ आई ए
IOIB। ठीक, अब देखिए ये जो जीन बने हैं किस ब्लड ग्रुप के जीन हैं, तो IAIO जीन, IAIO जीन किस ब्लड ग्रुप के हैं, ब्लड ग्रुप ए के। ठीक, क्योंकि ओ जीन जो होता है वह रेसेसिव होता है। आप जानते हैं कि IA जीन जो है, IA और IB जीन ओ जीन्स के लिए डोमिनेंस है, जबकि IA और IB जबकि IAIB जीन ये दोनों आपस में को डोमिनेंस है। मतलब हम भी ग्रो करेंगे, तुम भी ग्रो करो, ना हम तुमको नुकसान पहुंचाएंगे ना तुम हमको नुकसान पहुंचाओगे। ओके, ये बात यहाँ पर है। तो IAIB जीन से कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप। ठीक, उसके बाद फिर IBIO जीन से कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप। ओके, उसके बाद फिर IAIO से ए ब्लड ग्रुप और IBIO से बी ब्लड ग्रुप। अब क्या है कि जब संतान क्या होंगी, आधी संतान जो होंगी ए ब्लड ग्रुप की होंगी और आधी संतान बी ब्लड ग्रुप के होंगे। फिर तो देखिए, जब माता का जीन IAIB हो और पिता का जीन IOIO हो, तो उनसे उत्पन्न होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप जो होगा, आधे संतान ए ब्लड ग्रुप के होंगे और आधे संतान बी ब्लड ग्रुप के होंगे। ओके, इतना तो आप लोगों को एकदम पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट करके पूछिएगा किस कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, और समझ में आ गया होगा तो धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस चैनल पर बायोलॉजी से संबंधित जानकारी और 11th और 12th क्लास का बायोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड होते हैं। ओके, तो ABO रुधिर वर्गों का वंशागत इस उदाहरण से हमें क्लियर हो गया। ओके, कि मनुष्य में 2 ही जीन जा सकते हैं, एक जीन नहीं जाएगा। आइए एक बार देख लेते हैं कि माता पिता के ब्लड ग्रुप से किस ब्लड ग्रुप के संतान उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए फिगर में, देखिए माता पिता के रुधिर वर्ग और यहाँ पर देखिए संतानों के रुधिर वर्ग। संतानों में कितने रुधिर वर्ग, कौन से रुधिर वर्ग संभव हैं और कौन से असंभव हैं। ठीक, देखिए जब माता पिता दोनों का रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप ओ हो, तब उनके होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक, और AB या AB असंभव, मतलब इस प्रकार के ब्लड ग्रुप के संतान उत्पन्न नहीं हो सकते। ठीक, और अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप OA हो या फिर AA हो, तो उनके संतान का ब्लड ग्रुप हो सकता है O ग्रुप का या फिर A ग्रुप का। ओके, यहाँ पर देखिए B या AB ग्रुप असंभव है, मतलब ए ब्लड ग्रुप उनके संतानों में नहीं हो सकते। ठीक, उसके बाद फिर आगे देखिए, अगर माता का और पिता का ब्लड ग्रुप O और V है या फिर B है, तो उनके संतान का ब्लड ग्रुप जो होगा वह होगा O या B ग्रुप का। ठीक, उसके बाद फिर आगे देखिए, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप AB हो, मतलब माता का A हो और पिता का B हो, तब उनके संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये देखिए, तब उनके संतान का ब्लड ग्रुप जो होगा O या A या B या AB हो सकता है। ओके,
उसके बाद फिर आगे देखिए, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए बी हो तो उनके संतान का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ओके, और ओ या ए बी असंभव है। उसके बाद फिर आगे देखिए, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी या बी या ए बी हो या ए बी हो तो उनके संतान का ब्लड ग्रुप होगा ए हो सकता है या बी हो सकता है या ए बी, दोनों हो सकता है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा। ओके, असंभव है। उसके बाद फिर आगे देखिए, संतान का रुधिर वर्ग, माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग और दूसरे जनक का रुधिर वर्ग। ठीक, देखिए इसमें देखिए, जब संतान का ब्लड ग्रुप ओ हो तो उनके माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ या ए या बी हो सकता है। ठीक, और दूसरे जनक का ब्लड ग्रुप ए बी, ओ ए या ओ बी संभव हो सकता है, लेकिन ए बी असंभव है। ओके, उसके बाद फिर अगर संतान का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ या बी हो सकता है और दूसरे जनक का ए या ए बी हो सकता है, और ओ या बी असंभव है। उसके बाद फिर संतान का अगर ब्लड ग्रुप बी है, उसके माता पिता में से किसी एक का ओ या ए ब्लड ग्रुप है और उसके दूसरे जनक का ब्लड ग्रुप बी या ए बी हो सकता है, और ओ या ए ब्लड ग्रुप असंभव। का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए या बी या ए बी और दूसरे जनक का ब्लड ग्रुप बी या ए बी, ए या ए बी या ए बी या ए बी हो सकता है। तो ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।